स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये समिंग अप सेशन का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट जो आपने देख लिया है, अगर नहीं देखा तो उसको भी देख लें। और ये 10th क्लास की इंग्लिश के बारे में समिंग अप सेशन है। हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम जो है वो फोकस करेंगे ग्रामर पर। तो ग्रामर के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, उनको हम देखेंगे। उसके अलावा मैंने आपको सब्जेक्टिव के बारे में बताया था। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन आंसर, उस पर मैंने वीडियो बना दी है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं और उनका सोल्यूशन बड़ा इजी सोल्यूशन है, जो कि मीडियोकर और टॉपर सब के लिए बेनिफिशियल है। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ट्रांसलेशन के हवाले से, तो ट्रांसलेशन के हवाले से मैंने बताया था कि आपने ऐसे पैराग्राफ की ट्रांसलेशन अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है जिन की लाइन जो है वो मिनिमम 2.5 यानी 2.5 लाइनों वाला पैराग्राफ हो, और मैक्सिमम उसकी लाइनें जो है वो 5 हो, यानी 5 लाइनों वाला। और उसके अलावा फिर मैंने समरी पर भी जो है एक वीडियो बनाई है। जिन्होंने समरीज याद की हुई है वेल एंड गुड है, और जिन्होंने अभी तक याद नहीं की या वो स्ट्रगलिंग है समरी के हवाले से, तो समरी की एक जबरदस्त मैंने वीडियो बनाई है। उसमें समरी एक ही मैंने बताई है और उसका अटेम्प्ट करने का तरीका बताया। आपकी इंशाल्लाह वो भी 5 के 5 मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद जो है ऐसे के बारे में मैंने 3 या 4 ऐसे तैयार किए हैं, उनकी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। आप वो तैयार कर लें और आपके मैक्सिमम ऐसे जो है ना सिर्फ 10th क्लास में बल्कि आने वाली क्लासों में भी वो आपके लिए इफेक्टिव होंगे। उसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वाला, और उसके रिलेटेड भी वीडियोस जो है वो अपलोड कर दी गई हैं। और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट मैंने बड़े अच्छे तरीके से एक बड़े मुनफरिद अंदाज में जो है वो दिया है, वो भी आप देख लीजिएगा अगर आप उसको बेनिफिशियल समझते हैं। और उसके बाद जो है नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स का मैंने वीडियो अपलोड किया है। उसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने बताए हैं, और उनका इजी सॉल्यूशन भी दिया है। और इसके अलावा जो है अब हम ग्रामर के रिलेटेड काम करेंगे। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स के बारे में मैं काम कर चुका हूं, आप वीडियोस देख चुके हैं, और अगर नहीं देखी तो वो भी देख लें। और इसके बाद जो है एक जो ट्रांसलेशन वाला इशू है उर्दू टू इंग्लिश वाला, उसमें स्टूडेंट्स काफी परेशान है कि इसको कैसे किया जाए। देयर आर 40 और मोर देन 40 पैराग्राफ्स, यानी 40 से ज्यादा पैराग्राफ्स हैं, और कौन सा करें जो इंपॉर्टेंट है। जिनको पैराग्राफ याद नहीं होगा तो वो भी इंशाल्लाह उसमें पूरे मार्क्स ले सकेंगे, वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा। और अब जो है हम ग्रामर की बात करते हैं, तो ग्रामर में अगर आप पूरे मार्क्स लेना चाहते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, तरीका बताऊंगा कि ग्रामर के रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रामर के रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनको हम डिफरेंट बोर्ड्स के जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए करते हैं, और उसके साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, ना कि सिर्फ ये रट्टा होगा। सबसे पहले है इफ वी हैड अराइव्ड अर्लियर वी शुड हैव सीन आवर आंट। तो ये यहाँ पर जो है एक आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा जो है कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस 4 हैं। जीरो कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल है, सेकंड कंडीशनल है और थर्ड कंडीशनल है। देयर आर 4 कंडीशनल सेंटेंसेस। 4 हैं लेकिन आपके एग्जाम में 3 कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में पूछा जाता है। तो इसका एक बड़ा इजी जो है वो फार्मूला है। तो इजी फार्मूला क्या है कि आपने इफ वाले पोर्शन में देखना है। इफ वाले पोर्शन में अगर फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है तो दैट्स मीन इट्स फर्स्ट कंडीशनल, और इफ वाले पोर्शन में अगर सेकंड फॉर्म लगी हुई है, और याद रखिए सेकंड फॉर्म से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। सेकंड फॉर्म जो है तब ही सेकंड फॉर्म कहलाएगी जब उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब ना लगा हो। तो ऐसी जो सेकंड फॉर्म जब आएगी इफ वाले पोर्शन में, इफ जो है चाहे उससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो या वो बाद में आए और दूसरा क्लॉज जो है वो पहले आए, तो इफ के साथ आपने देखना है इफ के बाद जो है अगर अकेली सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो दैट इज सेकंड कंडीशनल, फिर वो सेकंड कंडीशनल है। और इसी तरह अगर इफ वाले पोर्शन में थर्ड फॉर्म लगी हुई है और थर्ड फॉर्म जो है वो अकेली नहीं आती, तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आना जरूरी है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड आएगा तब थर्ड फॉर्म लगेगी। जब हैड थर्ड फॉर्म लगी हो इफ वाले पोर्शन में तो फिर समझ लीजिए ये कौन सा कंडीशनल है, थर्ड कंडीशनल है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस को रिकॉग्नाइज करना बड़ा आसान है, यानी जो कंडीशनल सेंटेंस है इफ वाले पोर्शन में वही वर्ब की फॉर्म लगी होगी तो फिर समझ लें कि ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, उसके जरिए आप इसको डिटरमिन कर सकते हैं, इसका तयन कर सकते हैं। अब यहाँ पर है इफ वी हैड अराइव्ड,
अर्लियर वी शुड हैव सीन आवर आंट। दिस इज अ सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस? ये थर्ड कंडीशनल है। क्यों थर्ड कंडीशनल है? क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म यूज हुई है इफ वाले पोर्शन में, और थर्ड फॉर्म से पहले हैज, हैव, हैड आना जरूरी है, वरना वो फिर सेकंड फॉर्म होगी। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हिमसेल्फ विल बी आवर न्यू फ्रेंड। यहाँ पर जो हिमसेल्फ है, जिसपे सेल्फ आ जाए, सेल्व्स आ जाए, प्लूरल के साथ सेल्व्स आता है, सेल्फ आ जाए तो ये कौन सा प्रोनाउन होता है? जिसमें सेल्फ आ जाए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, क्योंकि इसमें उसी की रिफ्लेक्शन होती है। आई है तो मेरी रिफ्लेक्शन, जब मैं आईने के सामने जाऊंगा तो मैं खुद ही नजर आऊंगा। आई माई सेल्फ, ही हिमसेल्फ, शी हर सेल्फ, दे देम सेल्व्स, वी आवर सेल्फ। तो जहां पर सेल्फ या सेल्व्स आ जाए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है, अब यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अगर कोई ऑप्शन आता है तो आप ठीक कर लेंगे। मरियम फिनिश्ड डूइंग हर होमवर्क। यहाँ पर स्टूडेंट्स इंग फॉर्म आई है तो इसको पूछा गया कि ये क्या है। इंग फॉर्म का मैंने बताया था कि 3 यूज होते हैं। इंग फॉर्म जो है वो एज अ नाउन यूज होगा तो उसको हम बोलेंगे जेरेंड, और इंग फॉर्म जो है वो एज एन एडजेक्टिव यूज होगा, यानी किसी नाउन से पहले आ जाए, किसी नाउन से पहले इंग फॉर्म आ जाए तो फिर वो क्या कहलाएगी? वो फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगी। और इंग फॉर्म अगर नाउन के तौर पर आए, नाउन 3 जगहों पर आता है, किसी वर्ब से पहले, किसी वर्ब के बाद, या प्रीपोजिशन के बाद आता है। अगर वर्ब से पहले आ गया है इंग फॉर्म तो समझ लें ये जेरेंड है, और अगर किसी वर्ब के फौरन बाद जो है आ गया है तो फिर समझ लें कि ये क्या है? फिर भी जेरेंड है। और किसी प्रीपोजिशन के फौरन बाद आया तो फिर भी जेरेंड है। और अगर ये इंग फॉर्म जो है वो उसके बाद फौरन कोई नाउन आ जाए, किसी नाउन से पहले इंग फॉर्म आ जाए तो फिर हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और अगर इसी इंग फॉर्म से पहले, इंग फॉर्म से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर आ जाए तो फिर ये क्या होगा? ये मेन वर्ब होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कहता हूं कि स्विमिंग इज माय हॉबी, तो यहाँ पर स्विमिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जेरेंड है, क्या है? ये जेरेंड है। शाबाश। क्यों जेरेंड है? क्योंकि ये इस वर्ब से पहले आया। मैंने बताया वर्ब से पहले अगर इंग फॉर्म आ जाए तो वो जेरेंड है, और वर्ब के बाद भी आए तो फिर भी जेरेंड है। आई लाइक स्विमिंग, तो यहां पर स्विमिंग क्या है? यहां पर भी जेरेंड है। शाबाश। क्योंकि लाइक वर्ब है और वर्ब के फौरन बाद जो है वो इंग फॉर्म आई है तो वो जेरेंड है। ही इज गोइंग फॉर स्विमिंग, यहां पर स्विमिंग क्या है? जेरेंड ही है। शाबाश। क्यों? क्योंकि फॉर प्रीपोजिशन के बाद जो है वो इंग फॉर्म आई है तो वो जेरेंड ही है। तो जेरेंड आप कब इसको कहेंगे इंग फॉर्म को? जब ये वर्ब से पहले आए, वर्ब के फौरन बाद आए, या किसी प्रीपोजिशन के फौरन बाद आए, फिर ये जेरेंड है। और अगर इसके बाद कोई नाउन आ जाए, मसलन रीडिंग इज माय हॉबी, अब यहाँ पर रीडिंग जो है वो जेरेंड है, लेकिन रीडिंग बुक्स, अब बुक्स जो है वो क्या है? नाउन है, और नाउन से पहले जो है रीडिंग का वर्ड आया है। अब यहाँ पर रीडिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। शाबाश। क्योंकि जब भी किसी नाउन से पहले इंग फॉर्म आएगी तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगी। मसलन प्लेइंग गेम्स इज हिज पास टाइम, यहाँ पर प्लेइंग के बाद गेम का जो वर्ड है वो नाउन है, तो नाउन से पहले इंग फॉर्म आई है तो ये क्या है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ही इज प्लेइंग, यहां पर प्लेइंग क्या है? यहां पर मेन वर्ब है, क्योंकि ये जेरेंड नहीं है, क्योंकि मेन वर्ब जो है तो उससे पहले इज, एम, आर, वाज, वर, कोई भी हेल्पिंग वर्ब जब लगा होगा तो फिर इंग फॉर्म आएगी, तो फिर वो मेन वर्ब है। अब ये ना प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना ये जेरेंड है। अच्छा, फ्रेजेस की काइंड्स के बारे में आपको पता होगा, फ्रेजेस की काइंड्स कितनी हैं? फ्रेज जो है वो, फ्रेज पहले बताएं कि फ्रेज क्या होता है। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का मजमुआ होता है जो कि कंप्लीट सेंस ना दे। और दूसरी बात यह है कि फ्रेज में अपना वर्ब नहीं होता। फ्रेज तब हम उसको कहेंगे जब उसमें अपना वर्ब ना होगा। तो फ्रेज जो है वो भी एक पार्ट ऑफ स्पीच की तरह नाउन फ्रेज हो सकती है, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकती है, एडवर्ब फ्रेज हो सकती है। अब हमें कैसे पता चलेगा ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है ये फ्रेज है और ये कौन सी फ्रेज है? मैंने बताया ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है अल्फाज का मजमुआ, जब इकट्ठे अल्फाज हो जाएं और वो उनमें वर्ब ना हो तो फिर वो फ्रेज कहलाएंगे, और वो कंप्लीट सेंस नहीं देंगे क्योंकि वर्ब ही नहीं है। जब वर्ब नहीं है तो कंप्लीट सेंस भी नहीं होगी। अब हम देखेंगे कि नाउन फ्रेज कब होगी।
नाउन फ्रेज मैंने जब बताया है कि नाउन जो है वो 3 जगहों पर आ सकता है, कोई भी नाउन या प्रोनाउन, वो कौन सी 3 जगह है मैंने अभी बताया था। वो वर्ब से पहले नाउन आता है, वर्ब के फौरन बाद नाउन आता है और प्रीपोजिशन के फौरन बाद नाउन आता है। तो अगर इन 3 जगहों पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ जाए तो फिर वो क्या कहलाएगा? नाउन फ्रेज कहलाएगा। मसलन मैं कहता हूं कि द गुड बॉय इज कमिंग, यहाँ पर इज कमिंग जो है वो वर्ब है, द गुड बॉय, यहाँ पर द गुड बॉय, ये 3 वर्ड्स हैं, ये क्या है? नाउन फ्रेज है। आई लाइक द गुड बॉयज, यहाँ पर लाइक जो वर्ब है और वर्ब के फौरन बॉय बाद जो है द गुड बॉयज, ये 3 वर्ड्स हैं और ये मिलकर एक फ्रेज बना रहे हैं, ये नाउन फ्रेज है। और ही इज रीडिंग इन द साइलेंट कॉर्नर, ही इज रीडिंग इन द साइलेंट कॉर्नर, इन द साइलेंट कॉर्नर जो है, इनके बाद दी साइलेंट कॉर्नर जो है इन प्रीपोजिशन, ये क्या है? ये नाउन फ्रेज है क्योंकि इन प्रीपोजिशन के बाद आया है। अब यहाँ पर हम एडजेक्टिव फ्रेज को देखेंगे। एडजेक्टिव फ्रेज क्या है? वो किसी नाउन के बारे में कुछ बताएगी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ही इज अ गुड बॉय, यहाँ पर बॉय के बारे में मैंने गुड जो वर्ड बोला है वो एक एडजेक्टिव वर्ड है। लेकिन अगर मैं उसी बॉय के बारे में बताऊं कुछ और वो ज्यादा वर्ड्स हों और वो सारे वर्ड्स मिलकर उस बॉय के बारे में बताएं, उनमें वर्ब ना हो, तो वो फिर एडजेक्टिव फ्रेज होगा। जैसे मैं कहता हूं अ बॉय विद अम्ब्रेला, अब लड़का जो है बॉय नाउन है और उसके बारे में बताया गया विद अम्ब्रेला, ठीक है। इसी तरह अगर हम ये कहें द बुक इन द बैग, अब बुक जो है वो कौन सी? इन द बैग, बैग वाली, तो यहाँ पर ये क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है। बुक के बारे में बताया गया इन द बैग, वो जो बैग वाली बुक है। तो यहाँ पर आपने देखना है कि एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो एक नाउन के बारे में कुछ बताएगी। अब यहाँ पर एक एडजेक्टिव फ्रेज है he bore a banner with a strange device, या with a strange device, हमने जो वर्ड्स बोले हैं यानी अजीबो गरीब किस्म की उसके ऊपर डिवाइस बनी हुई है और वो एक बैनर है। बैनर के बारे में बताया गया है कि वो कैसा बैनर है, उसके ऊपर अजीबो गरीब डिवाइस लगी हुई है। तो यहाँ पर जो बैनर को वर्ड्स डिफाइन कर रहे हैं वो सारे मिलकर क्या बता रहे हैं? एडजेक्टिव फ्रेज बना रहे हैं। उसके बाद है ऑल दो आई हेट टी पार्टीज, आई वेंट टू प्लीज माई मदर, आई वेंट टू प्लीज माई मदर को अंडरलाइन किया हुआ है। द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस इज, ज़हन में रखें एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी होते हैं। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो और उसमें अपना वर्ब हो और वो खुद से बरकरार रह सके, उससे दूसरे पार्ट की जरूरत ना पड़े। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि आई वेंट टू स्कूल, तो आई वेंट टू स्कूल एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। लेकिन जब मैं ये बोल दूं व्हेन आई वेंट टू स्कूल, जब मैं स्कूल गया, तो आप मैं इसके बाद खामोश हो जाता हूं लेकिन ये बात पूरी नहीं। तो आप कहेंगे तो का जब सवाल पैदा हो जाए तो फिर समझ लें कि ये क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है, उससे आगे बात कंप्लीट होने की जरूरत है। व्हेन आई वेंट टू स्कूल, अब उसके बाद मुझे बताना होगा तो तब फिर क्या? व्हेन आई वेंट टू स्कूल यू वर प्लेइंग, यू वर प्लेइंग अगर मैं अलहदा से लिखता हूं यू वर प्लेइंग तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। अब ये क्या है? ये मेन क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है और जिसके साथ व्हेन लग गया है, व्हेन लग जाए, इफ लग जाए, ऑल्दो लग जाए, बिकॉज लग जाए, ऐसे वर्ड जो है वो वजह बन जाते हैं अगले हिस्से को लाने की। जब अगले हिस्से को लाने की वजह बन जाए ऐसे वर्ड्स, इनको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं ये एक सेंटेंस को सबऑर्डिनेट, एक क्लॉज को सबऑर्डिनेट बना देती हैं। तो यहाँ पर आई वेंट टू प्लीज माई मदर, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ऑप्शन में है इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। तो आई वेंट टू प्लीज माई मदर एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और इसका डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? ऑल्दो आई हेट टी पार्टीज, अगरचे मुझे टी पार्टीज पसंद नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम बात खत्म कर दें तो बात कंप्लीट नहीं है, सवाल पैदा होता है तो फिर तो आगे बताया गया है आई वेंट टू प्लीज माई मदर, ये बात पूरी है। तो ज़हन में रखें जिसमें ऑल दो आ जाए और इफ आ जाए, व्हेन डब्ल्यू वाले वर्ड्स जो है वो आ जाएं जिस हिस्से में, तो समझ लें कि वो क्या है? वो डिपेंडेंट क्लॉज है। और इंडिपेंडेंट क्लॉज
कौन सा होगा जिसमें ये वर्ड्स ना आए। आगे नेक्स्ट, एवरीबॉडी हैज डैश ओन ड्रीम्स एंड गोल्स। जब एवरीबॉडी है तो उसके बाद एक पोसेसिव प्रोनाउन हमने लगाना है पर्सन के लिए, तो वो होगा हिज। हिज जो है ये एक पर्सनल प्रोनाउन है और उसकी पोसेसिव केस है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है एवरीबॉडी हैज इट्स दे देयर हिज, तो एवरीबॉडी हैज हिज गोल्स आएगा। हिज जो है वो उसकी पोजेशन के, पर्सन की पोजेशन के लिए, तो ये एक पर्सनल प्रोनाउन होगा और ये एक पोसेसिव प्रोनाउन होगा। द गैंग ऑफ रॉबर्स, गैंग क्या वर्ड है, गैंग के बारे में पूछा गया, ये कौन सा नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं, जिनमें कलेक्शन बताई जाए, यानी एक सिंगल वर्ड होता है लेकिन वो कलेक्शन की तरफ इशारा करे। जैसे कि स्टाफ है, स्टाफ में अब स्टाफ है, आर्मी, आर्मी का वर्ड एक है लेकिन उसमें कितने सोल्जर्स आ जाते हैं। पुलिस है, फैमिली है, फैमिली एक वर्ड है और उसमें कितने अफराद, कितने मेंबर्स होते हैं। इसी तरह हर्ड है, हर्ड क्या है, रेवड़ है भेड़ों का, तो एक वर्ड हर्ड ने पूरे जो है वो भेड़ों के रेवड़ की अक्कासी की। इसी तरह फ्लीट है, FLEET, फ्लीट जहाजों का ग्रोह जो होता है, चाहे वो बैरी जहाज हो या फिर वो जंगी जहाज हो, उनका जो एक ग्रोह होता है, कलेक्शन होती है, उसको बोलते हैं फ्लीट। और फ्लीट क्या है, ये एक कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव का मतलब ये कलेक्शन को जाहिर करता है। तो गैंग, द गैंग ऑफ रॉबर्स वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस, यहाँ पर गैंग क्या है, ये एक कलेक्टिव नाउन है। फ्लाइंग अबव द लेक एट दिस टाइम, फ्लाइंग अबव द लेक को अंडरलाइन किया गया है। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, जहां पर इंग फॉर्म और कुछ और वर्ड्स आ जाएं और वो मिलकर कौन सी फ्रेज बनाते हैं, इंग फॉर्म चूंकि जेरेंड होता है तो ये जेरेंड फ्रेज बनाते हैं। इंग फॉर्म के साथ और वर्ड्स मिलकर आ जाएं तो ये क्या होते हैं, जेरेंड फ्रेज होती है, जिसमें शुरू में इंग फॉर्म आए। फ्लाइंग अबव द लेक, तो इंग फॉर्म है तो ये जेरेंड फ्रेज है। द वॉचमैन ब्लू हिज विसल, ब्लू के बारे में पूछा गया है, BLEW, ब्लू ये कौन सा वर्ब है। तो वर्ब को हम दो तरह से कैटेगराइज करेंगे। वो कौन सी दो तरह है, हम देखेंगे कि ये रेगुलर वर्ब है, इररेगुलर वर्ब है, ट्रांजिटिव है और इंट्रांजिटिव है। तो इस तरह सवाल पूछा जा सकता है। तो एक वर्ब दोनों हो सकता है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में से भी हो सकता है, या फिर वो रेगुलर और इररेगुलर में से भी उसकी एक काइंड जो है वो हो सकती है। रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं, जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो ईडी पर खत्म हो, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड। तो यहाँ पर प्लेड क्या है, वो रेगुलर वर्ब है। और ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव, ये भी हम बता सकते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब को आपने ध्यान में ये रखना है जिसके बारे में, जिसके आगे ऑब्जेक्ट आए, जिसमें ऑब्जेक्ट आगे जरूरी हो, वो ट्रांजिटिव होता है। और अगर आगे ऑब्जेक्ट जरूरी ना हो, नहीं हो, मैं कहता हूं इन को अगर आप नहीं बना दें, NI नहीं, वो जो है इन है उसको NI नहीं बना दें, तो फिर हमें जरूरत नहीं है आगे ऑब्जेक्ट की। जिसको ऑब्जेक्ट की आगे जरूरत ना हो वो क्या होता है, इंट्रांजिटिव। अब प्ले ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव, हम डिसाइड करते हैं। ही प्लेज, तो व्हाट का अगर क्वेश्चन पैदा होता है, ही प्लेज आगे ऑब्जेक्ट बताना है, व्हाट क्या, तो ही प्लेज क्रिकेट, हॉकी, आगे हम व्हाट का आंसर दे सकते हैं। लेकिन व्हाट की बात हो रही है, वेयर, व्हेन की बात नहीं हो रही। ही स्लीप्स, यहाँ पर स्लीप्स के बारे में हम व्हाट का क्वेश्चन नहीं कर सकते। हाउ का क्वेश्चन कर सकते हैं कि कैसे सोता है, व्हेन कब सोता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते व्हाट। अगर व्हाट का क्वेश्चन किया भी जाए तो उसका जवाब वही आएगा, ही प्लेज, सॉरी ही स्लीप्स। तो क्वेश्चन किया गया है बट, उसका जवाब होगा ही स्लीप्स, ना कि हाँ ये सवाल किया जाए व्हेन ही स्लीप्स, तो हम बताएंगे इन द इवनिंग। वेयर ही स्लीप्स, तो हम बताएंगे ऑन द बेड। तो इस तरह हम बता सकते हैं, वरना हम ये नहीं बता सकते। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होंगे, जिनके आगे ऑब्जेक्ट आना जरूरी हो, और इन ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होंगे जिनके आगे ऑब्जेक्ट आना जरूरी ना हो। उसके बाद है दिस इज द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। यहाँ पर हु जो है वो क्या है, ज़हन में रख लें। W वाले जो वर्ड्स हैं, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट वाले जो है, अगर शुरू में आ जाएं तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, और अगर दरमियान में आए सेंटेंस के तो फिर ये रिलेटिव, क्योंकि दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहे हैं, रिलेशन कायम कर रहे हैं, तो ये क्या होंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउंस कंजंक्शन का काम करते हैं, यानी दो पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं। आगे नेक्स्ट है, इफ
दे आर बिजी पीपल, दे विल मिस द न्यूज। तो ये कौन सा कंडीशनल है? अभी हमने डिसाइड किया था कि कंडीशनल सेंटेंस को कैसे देखेंगे। हम इफ वाले पोर्शन में वर्ब की फॉर्म देखेंगे, तो यहाँ पर इफ दे आर जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, तो ये फर्स्ट कंडीशनल है। हम इसको बता सकते हैं कि ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। उसके बाद नेक्स्ट जो है, बिकॉज ही वॉज लेट ही मिस्ड द फर्स्ट पीरियड। अब यहाँ पर बिकॉज ही वॉज लेट को अंडरलाइन किया हुआ है, तो मैंने अभी बताया था बिकॉज, व्हेन, व्हाई, इफ, ऑल्दो, इस तरह के अब अगर वर्ड्स आएंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, वो बात को अधूरा कर देंगे। और जब अधूरा बात को कर देंगे जिसमें तो का क्वेश्चन पैदा हो, तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बोलेंगे। बिकॉज ही वॉज लेट, क्योंकि उससे देर होगी, तो फिर आगे सवाल पैदा होता है, तो फिर का आगे जवाब दिया हुआ है, ही मिस्ड द फर्स्ट पीरियड, उसने फर्स्ट पीरियड मिस कर दिया। ही मिस्ड द फर्स्ट पीरियड, ये बात पूरी है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और बिकॉज ही वॉज लेट, ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। आवर जॉब इज टू कीप द ऑडियंस हैप्पी। ऑडियंस क्या है? ऑडियंस कौन सा नाउन है? ऑडियंस चूंकि बहुत से लोग ऑडियंस में आते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन है। एनीवन कैन गेट हिज नेम, यहाँ पर हिज जो है ये कौन सा प्रोनाउन है? मैंने बताया है कि हिज जो है ये पर्सन के लिए है और ये पोसेसिव प्रोनाउन है, पोसेशन को भी जाहिर कर रहा है। ये पर्सनल प्रोनाउन है और पोसेसिव प्रोनाउन है, पोसेसिव उसकी केस है। आपसे सेंटेंस की काइंड जो है वो पूछी जा सकती है। तो सेंटेंस की जो काइंड्स है, हम दो तरह इसको कैटेगराइज करते हैं, इसके स्ट्रक्चर के लिहाज से और इसके फंक्शन के लिहाज से। स्ट्रक्चर के लिहाज से सेंटेंस की काइंड कौन कौन सी हैं? सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। जबकि आपके एग्जाम में सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन तीनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है? सिंपल सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है, बड़ा सिंपल सा उसका फार्मूला उसको रिकॉग्नाइज करने का, जिसमें वर्ब एरिया जो है वो एक जगह पर आए। यानी उसमें अगर वर्ब यूज हुआ है उस एक जगह पर हो, चाहे वो 2 या 3 हेल्पिंग वर्ब के साथ हुए हैं, लेकिन एक जगह पर हो, आगे कंजंक्शन लगा के दोबारा ना हो, तो फिर वो सिंपल है, चाहे वो कितना मर्जी लेंथी सेंटेंस हो। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग टू टेक रेस्ट। यहाँ पर ही हैज बीन स्लीपिंग ये वर्ब है और इसमें ये एक जगह पर वर्ब है। आगे सिंस मॉर्निंग ये प्रीपोजिशन है, सिंस जो है और मॉर्निंग, और आगे फिर टू टेक रेस्ट, टू के बाद जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो वर्ब नहीं होता, वो इन्फिनेटिव होता है। तो इसमें एक जगह पर वर्ब आया है, हैज बीन स्लीपिंग। तो ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है। लेकिन अगर सेंटेंस में कंजंक्शन लगी हो और दो जगह पर या दो से ज्यादा जगहों पर जो है वो वर्ब यूज हुए हों, तो फिर वो सिंपल नहीं होगा, वो या कंपाउंड होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है? तो इसका भी बड़ा आसान सा फार्मूला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसी कंजंक्शन लगी हो जो सेंटेंस को सबऑर्डिनेट बना देती है, यानी उनमें तो का जो है वो क्वेश्चन पैदा हो, तो ऐसी कंजंक्शन अगर लगी हो तो फिर वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। जैसे बिकॉज ही वॉज हैप्पी, आगे अगर मैं खामोश हो जाता हूँ तो ये बात कंप्लीट नहीं है। बिकॉज ही वॉज हैप्पी ही डिस्ट्रीब्यूटेड कैंडीज, तो यहाँ पर अगर हम ये देखें तो ये क्या है? ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और अगर सेंटेंस के दो पार्ट्स जो है वो अलग-अलग लिखे जा सकें, यानी उनमें तो का क्वेश्चन पैदा ना हो, तो फिर समझ लें कि वो कंपाउंड सेंटेंस है। फॉर एग्जांपल, माय ब्रदर वेंट टू लाहौर एंड आई स्टेड एट होम। यहाँ पर माय ब्रदर वेंट टू लाहौर एंड आई स्टेड एट होम, आप इन दोनों को सेपरेट लिख सकते हैं। इसमें तो का क्वेश्चन पैदा नहीं होता। तो का क्वेश्चन कब पैदा होगा? जब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगी होंगी। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन सी होती हैं? बिकॉज होता है, इफ होता है, व्हेन होता है, और डब्ल्यू एच वाले जितने वर्ड्स हैं अगर दरमियान में आए, ये रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का काम करते हैं, दैट वगैरह। अब आपको सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में
फर्क करना जो है वो आ गया होगा। मतलब सिंपल सेंटेंस वो होगा जिसमें एक जगह पर वर्ब यूज हुआ होगा, और कंपाउंड सेंटेंस वो होगा जिसके दो या दो से ज्यादा बेशक पार्ट्स हों लेकिन वो सेपरेट लिखे जा सके। ये नहीं है कि दो पार्ट्स होंगे तो वो कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स भी सेंटेंस जो है उसके दो पार्ट्स भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उसका एक पार्ट ऐसा है जो उसको अधूरा कर देगा, उसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगी होगी जिससे बात जो है वो कंप्लीट नहीं होगी उस पार्ट की, बाकी पार्ट्स को साथ लिखना जरूरी होगा, तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। यहाँ पर है he lost his job because he was often late। तो ये कौन सा सेंटेंस है? he lost his job because he was often late। because he was often late। अब चूंकि वो अमूमन ताखीर से आता था यानी लेट होता था, तो फिर he he lost his job। अब यहाँ पर he lost his job ये कंप्लीट बात है, लेकिन because he was often late को हम सेपरेट नहीं लिख सकते। ये तो हम लिख सकते हैं he lost his job, लेकिन because का वर्ड जो है उसने बात को आगे अधूरा कर दिया। अगला पोर्शन हम सेपरेट नहीं लिख सकते। अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। They invited us to their home yesterday। अब यहाँ पर जो yesterday वर्ड है ये वर्ब के बारे में बता रहा है, इनवाइटेड यानी इनवाइट किया, कब किया? यस्टरडे किया। इसका मतलब क्या है कि ये एडवर्ब है। एडवर्ब जो है वो वर्ब के बारे में बताता है, लेकिन ये एडवर्ब की कौन सी काइंड है? यस्टरडे जो है ये टाइम की है, और अगर किसी जगह पर बुलाया होता तो वो फिर प्लेस होती है, और अगर किसी वजह से बुलाया होता तो फिर वो रीजन होता। आगे क्लॉज की भी काइंड्स जो है वो बिल्कुल उसी तरह होती हैं जैसे मैंने बताया था। फ्रेज जो है वो नाउन फ्रेज हो सकती है, वो एडजेक्टिव फ्रेज हो सकती है, वो एडवर्बियल फ्रेज हो सकती है। इसी तरह अगर हम क्लॉज की बात करें, क्लॉज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें अपना वर्ब भी हो, और ये भी उसी तरह पार्ट्स जो हैं जैसे मैंने बताया सबऑर्डिनेटिंग जो क्लॉजेज हैं या कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज जो हैं ये भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी ये किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी काम कर रहे होते हैं साथ। तो हमने ये भी बताना होगा कि क्या ये नाउन क्लॉज है जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, या क्या ये जो है ये एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्बियल क्लॉज है। तो हमें कैसे पता चलेगा? मैंने वही फार्मूला बताया था। अगर वो सारा जो है क्लॉज वो किसी मेन वर्ब से पहले आया है या मेन वर्ब के फौरन बाद आएगा या प्रीपोजिशन के फौरन बाद आएगा, तो फिर वो क्या होगा? नाउन क्लॉज होगा। अगर वही क्लॉज जो है वो किसी नाउन के बारे में कुछ बात बता रहा हो तो फिर वो क्या होगा? वो फिर एडजेक्टिव क्लॉज होगा, और अगर वो किसी वर्ब के बारे में कुछ बता रहा हो तो फिर वो एडवर्ब क्लॉज होगा या एडवर्बियल क्लॉज होगा। अब यहाँ पर देखें द अम्ब्रेला। यहाँ पर अम्ब्रेला जो है वो एक नाउन है। अब उसके बारे में बताया गया है विच हैज अ ब्रोकन हैंडल। विच हैज अ ब्रोकन हैंडल। हैज जो है वो एक वर्ब है, इसलिए ये अब फ्रेज नहीं है, ये क्लॉज है। क्लॉज में वर्ब होता है। विच हैज अ ब्रोकन हैंडल, ये मैंने वर्ड्स जो हैं, ये जो मैंने क्लॉज जो है, ये मैंने जो मतलब सेंटेंस का पार्ट है, ये मैंने किसके लिए बोला है? ये मैंने अम्ब्रेला के लिए बोला है, लेकिन ये फ्रेज नहीं है क्योंकि इसमें हैज वर्ब है, तो ये क्लॉज है। अब ये कौन सा क्लॉज है? ये एडजेक्टिव क्लॉज है क्योंकि ये एक नाउन अम्ब्रेला को डिफाइन कर रहा है। अब इसी तरह बताता हूं कि ही प्लेड he he played he played when I arrived। he played when I arrived। अब he played क्या है? ये वर्ब है, और कब खेला ये उसके बारे में बताया जा रहा है, when बता रहा है, तो ये एडवर्ब है। when he played when I came। when I came जो है ये एडवर्ब क्लॉज है क्योंकि इसमें came जो है वो वर्ब भी आ गया। अब उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन जो है वो नाउन के बारे में पूछा जा सकता है कि ये जैसे कि हमने कलेक्टिव नाउन किया था, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट नाउन्स कौन से होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको हम 5 सेंसेस से किसी तरह परसीव ना कर सके, यानी उसकी कोई फिजिकल जो है वो क्वालिटी ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जिसकी कोई भी फिजिकल क्वालिटी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंक्रीट नाउन। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि लाइफ। अब लाइफ क्या है? लाइफ को हम परसीव कर सकते हैं सिर्फ अपने माइंड से, हम 5 सेंसेस से उसका किसी तरह जो है वो उसको परसीव नहीं कर सकते, उसकी कोई फिजिकल जो है वो क्वांटिटी या क्वालिटी नहीं होगी। अगर हम बात करें एयर की, तो एयर क्या है? एयर को वैसे हम कह रहे हैं कि हम नहीं देख सकते या
हम उसको जो है कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वजह क्या है? क्योंकि आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि जो एयर है वो वेट भी रखती है। अब ये उसकी एक फिजिकल जो है वो क्वालिटी होगी और एयर को हम जो है वो फील भी कर सकते हैं, तो इसलिए ये हम फाइव सेंसेस के साथ उसको परसीव कर सकते हैं। ये अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। ड्रीम क्या है? ड्रीम एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब इसी तरह काइंडनेस क्या है? शफकत जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसको हम फिजिकली जो है वो फिजिकल इसकी कोई क्वालिटी या क्वांटिटी कर सकते। कीप द बॉल्स इन द बास्केट। अब बॉल को अंडरलाइन किया हुआ है, तो बॉल क्या है? ये एक कंक्रीट नाउन है। और इसी तरह रुथलेसनेस है, यानी जुल्म जो है, और टायरनी जो है ये जुल्म है, और इसके अलावा जो है लव है, हेट है। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे, क्योंकि उनकी फिजिकल क्वांटिटी या क्वालिटी नहीं होगी। उसके बाद मैंने बताया था कि जो नाउन क्लॉज होते हैं उनका कैसे पता चलेगा? दैट से जो है स्टार्ट होंगे। मसलन आई एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट जो है वो एक वर्ब है। अब एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है? दैट आई शैल गेट अ प्राइज। आई एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट जो है वो एक वर्ब है, और वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट वो एक नाउन होता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और उनमें अपना एक वर्ब भी है। दैट आई शैल गेट, शैल गेट जो है ये वर्ब्स हैं। तो वर्ब जो है वो इसमें आ गया है। अब ये क्लॉज बन गया, लेकिन ये एक सिंगल वर्ड नहीं है, इसलिए हम इसको क्लॉज बोलेंगे, फ्रेज नहीं है, क्योंकि इसमें अपना वर्ब है। इसको हम क्या बोलेंगे? क्लॉज। और ये कौन सा क्लॉज है? चूंकि ये वर्ब के फौरन बाद आया है, जैसे नाउन वर्ब के फौरन बाद आता है, या नाउन जो है वो वर्ब से फौरन पहले आता है, या फिर प्रीपोजिशन के फौरन बाद आता है। तो ये कौन सा क्लॉज है? ये एक नाउन क्लॉज है। ऑल्दो इट वाज हॉट ही वाज वियरिंग कोट। ऑल्दो को जो है वो अंडरलाइन किया गया है, तो ऑल्दो जो है वो कंजंक्शन है। कंजंक्शन जो है वो सेंटेंस के पार्ट्स को मिलाती है। अब इस सेंटेंस के दो पार्ट है। अब जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है वो शुरू में भी आ सकती है। जब शुरू में आएंगी तो फिर दूसरा पार्ट जो है वो कॉमा लगा के हम आगे लिखेंगे। यानी इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, ही वाज वियरिंग कोट ऑल्दो इट वाज हॉट। लेकिन उसने ऑल्दो इट वाज हॉट जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहले लिखा है, उसमें कंजंक्शन ऑल्दो लगी हुई है। ऑल्दो जो है वो एक कंजंक्शन है। ऑल्दो इट वाज हॉट कॉमा ही वाज वियरिंग अ कोट। तो जब भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगानी और वो शुरू में आ जाएं, तो फिर हमने दूसरा पार्ट जो है वो हम कॉमा लगा के लिखेंगे। तो यूं हमें एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ऐसे भी पता चल सकता है कि जिसमें कॉमा लगा हो, अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन शुरू में लगी हुई है। और अगर कंजंक्शन दरमियान में लगी होगी तो फिर कॉमा नहीं लगा होगा। फिर हम ये देखेंगे कि तो का क्वेश्चन पैदा होता है या नहीं पैदा होता। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होती हैं यही एक सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स भी बनाती हैं, और हमने कंजंक्शन को भी इस तरह पहचानना है कि कंजंक्शंस कौन सी हैं। अब स्टूडेंट आपको एक जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में एक क्वेश्चन आ सकता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन सा होता है? जिसके बारे में हमें पता ना हो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम जनरल बात कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं एनीथिंग, एनीबॉडी, समवन, समबॉडी। तो ये समबॉडी हम किसको कह रहे हैं? कोई कोई का वर्ड हम किसको कह रहे हैं, या कुछ किसको कह रहे हैं? हम उस चीज को मखसूस नहीं कर रहे, हम उसके बारे में श्योर नहीं है। जब हम किसी के बारे में श्योर ना हो, इनडेफिनिट का मतलब होता है वी आर नॉट श्योर अबाउट। हम उसके बारे में श्योर नहीं है, उसके बारे में हमें पता नहीं है हम किसकी बात कर रहे हैं। हम एक जनरल बात कर रहे हैं। जैसे मैं कहूँ कि कोई मुझे ये किताब दे दे। अब मैंने वो कोई का लफ्ज किसको बोला है? समवन। अब वो समवन कौन है? मैंने किसी को एक पॉइंट करके नहीं किया, लेकिन अगर मैं किसी एक खास की तरफ पॉइंट करूंगा, उसका नाम लूंगा, फिर वो ऐसा होता भी है। टीचर जब कहता है कि कोई चेयर ले आओ, तो टीचर फिर खड़ा ही रहेगा, क्योंकि कोई से मुराद है। हर बच्चा सोचेगा पता नहीं मुझे नहीं कहा, इससे कहा है। तो लेकिन जब नाम ले दिया जाएगा या किसी एक की तरफ तुम ले आओ, तो फिर वो तुम जो है वो उठ खड़ा होगा और ले आएगा। लेकिन जब हम ये कहते हैं कोई से मुराद हमने किसको कहा है, हर एक समझेगा कि मुझे नहीं कहा या इसे कहा है। तो कोई या समवन, एनी, इस तरह के जो प्रोनाउन होते हैं वो कौन से होते हैं? वो इनडेफिनिट होते हैं। इनडेफिनिट का मतलब हमें नहीं पता कि हम किसको कह रहे हैं, या हमें श्योर नहीं है कि ये किसके बारे में। उसके बाद प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में भी आ सकता है। फ्रेजेस की काइंड्स हमने की हुई हैं। इसके अलावा मैंने फ्रेजेस की काइंड्स पर एक जबरदस्त वीडियो बनाई है, आप उसको देख लें तो आपकी फ्रेजेस की काइंड्स के बारे में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप वो इजीली कर लेंगे। और इसी तरह प्रोनाउंस की काइंड्स और नाउन की काइंड्स के बारे में भी वीडियो
वीडियोस मौजूद हैं, आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की है, इसलिए आपको मैंने ओवरव्यू दिया ताकि आप जल्दी से तैयारी कर लें। अगर आपके पास टाइम हो तो वीडियोस को ज़रूर देख लें। कंडीशनल सेंटेंसेस की भी वीडियोस जो है वो मौजूद हैं। आप टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को देखेंगे तो आपको सेंटेंसेस के बारे में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कौन सी टाइप सेंटेंस की कैसे होती है और हम उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। अब मारिया फेल ओवर द कैट। फेल ओवर, ओवर से, ओवर एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। जब प्रीपोजिशन उसका हेड होगा तो वो प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएगी। अब यहाँ पर है द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। अब प्रिंसिपल के बारे में बताया गया ऑफ दिस स्कूल, तो ये क्या है, ऑफ दिस स्कूल, ये फ्रेज है ऑफ दिस स्कूल। ऑफ दिस स्कूल में कोई वर्ब नहीं है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसलिए इसको हम फ्रेज बोलेंगे। लेकिन ये कौन सी फ्रेज है, प्रिंसिपल के बारे में बताया जा रहा है। प्रिंसिपल एक नाउन है और नाउन के बारे में जो कुछ बताया जाए वो एडजेक्टिव होता है, तो ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, प्रिंसिपल नाउन हो गया, ऑफ दिस स्कूल जो है वो उसके बारे में एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव फ्रेज होगी। अब इसी तरह समवन एट माय कुकीज, तो समवन जो है वो किसको हम कह रहे हैं, किसी ने मेरी कुकीज खा ली। अब श्योर नहीं है कि कौन है, किसने खाए हैं। जब समवन, जब पता होता कि हम उसका नाम ले देते किसने खाया है। तो अब समवन जो है ये क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। मैंने अभी आपको बताया इंडेफिनिट प्रोनाउंस कौन से होते हैं, जिनके बारे में हमें श्योर ना हो कि ये कौन है या किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वो जनरल हम हर एक को लगता है कि शायद मुझे कहा जा रहा है। उसके बाद आपसे एडवर्ब की काइंड जो है वो पूछी जा सकती है कि एडवर्ब कौन सा है। तो एडवर्ब की काइंड्स मैंने आपको अभी बताई भी हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम हो सकता है जिसमें वक्त, व्हेन वगैरह का आ जाए कि कब काम हो रहा है, और काम किस जगह पर हो रहा है तो ये बताया जाएगा कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और काम क्यों हो रहा है, ये एडवर्ब ऑफ रीजन है। और काम किस अंदाज में हो रहा है, ठीक है, स्लोली हो रहा है या फास्ट हो रहा है या फिर ब्यूटीफुली हो रहा है, जैसे भी हो रहा है उसका तरीका जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा। और अगर वो रिपीटेडली हो रहा है तो फिर उसको बार बार हो रहा है तो उसको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। और अगर उसकी डिग्रीज बन जाए, सेकंड थर्ड जैसे एडजेक्टिव की बनती हैं, फिर वो एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। इसके अलावा अगर टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं। और उसके अलावा जो है थर्ड फॉर्म जो है वो एज एन एडजेक्टिव आए, यानी किसी नाउन से पहले आए तो फिर वो क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल। और अगर इंग फॉर्म किसी नाउन से पहले आए तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। और इंग फॉर्म के बारे में हमने ये भी पढ़ा है, सीखा है कि इंग फॉर्म जो है वो जेरेंट भी हो सकती है। जेरेंट तब होगी जब ये नाउन का काम करेगी, और मेन वर्ब ये तब होगा जब इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होगा। इसके अलावा ए, एन और दी का कॉन्सेप्ट भी आ सकता है। आ जो है ये और एन ये क्या है, ये इनडेफिनिट आर्टिकल है, और दी जो है ये डेफिनिट आर्टिकल है। ए एन हम हर उस काउंटेबल चीज के बाद पीछे लगाएंगे जो सिंगल होगा, लेकिन हमने ए कब लगाना है, जब अगला जो वर्ड है जिस नाउन से पहले हम ये लगा रहे हैं वो नाउन कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो। साउंड को देखना है आपने, आपने स्पेलिंग्स को नहीं देखना। अगर वो वावल साउंड से शुरू हो रहा है तो वावल साउंड से शुरू होगा तो फिर हम एन लगाएंगे अगर वो सिंगुलर है तो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज डैश अम्ब्रेला, तो एन होगा या आ होगा। अम्ब्रेला जो है वो अम्ब्रेला, इसका आसान फार्मूला, उसी वर्ड को अगर आप उर्दू में लिखें अलिफ मद्दा अलिफ और आइन से अगर वो लिखा जा रहा है तो फिर एन लगाएं, ए एन एन लगा दें। और अगर वो वर्ड जो है वो इनसे नहीं लिखा जा रहा, अलिफ मद्दा अलिफ और आइन से, तो फिर आ लगाएंगे। जैसे ही हैज बीन वेटिंग फॉर मी फॉर डैश आर, अब आर जो है उसमें एच है वो म्यूट है, आर को अगर आप लिखेंगे तो अली मद्दा से लिखा जाएगा तो ये एन आर होगा। इसी तरह ही इज अ यूरोपियन बॉय, तो यहाँ पर यूरोपियन जो वर्ड है वो यू से शुरू हो रहा है, वो एक वावल है, लेकिन साउंड को आप लिखेंगे यूरोपियन तो वो ये से लिखा जाएगा। जब ये से लिखा जाएगा तो फिर वो अली मद्दा अलिफ नहीं है तो हम ए लगाएंगे, हम उससे पहले एन नहीं लगाएंगे। एन आपने कब लगाना है, जब वही लफ्ज जो आगे लिखा हुआ है वो अलिफ मद्दा, उसको उर्दू में लिख के देख ले, अलिफ मद्दा अलिफ और ऐन से अगर लिखा जा रहा है तो फिर आप उससे पहले एन लगाएंगे। और
दी कहाँ पर लगाते हैं? थर्ड डिग्री से पहले हमेशा दी लगता है, और जिसका जिक्र पहले किया हो दोबारा उसका जिक्र आ जाए उस नाउन का, तो फिर हम उससे पहले दी लगाते हैं। बाकी दी का कॉन्सेप्ट जो है, इसके बारे में ए एंड दी आर्टिकल्स के बारे में मैंने बड़ी डिटेल्ड वीडियो बनाई है, अगर आप वो देख लेंगे तो आपके ये आर्टिकल के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर है अ पर्सन हु एक्नॉलेजेस हिज मिस्टेक्स। अ पर्सन जो है वो नाउन है। अब उसके बारे में वो पर्सन किस तरह का है? हु एक्नॉलेजेस, इसमें एक्नॉलेज जो है वो क्या है? वो वर्ब है। एक्नॉलेजेस, तो ये क्या हो गया? वर्ब आ गया, तो ये फिर फ्रेज नहीं है, ये क्लॉज है। और ये क्लॉज कौन सा है? ये अब एडजेक्टिव क्लॉज होगा, क्योंकि ये पर्सन के बारे में बताया जा रहा है। अ पर्सन एक नाउन है। अ पर्सन हु एक्नॉलेजेस हिज मिस्टेक्स, तो यहाँ पर हु एक्नॉलेजेस हिज मिस्टेक्स जो है अंडरलाइन है, ये एक पर्सन एक पर्सन जो है नाउन के बारे में बोला जा रहा है, और इसका अपना वर्ब है, इसलिए ये क्लॉज है, ये फ्रेज नहीं है। इसके अलावा मैंने बताया था कि दिस दैट दोज जो है ये क्या है? ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे जब ये फ़िक्रे के शुरू में आएँगे, और अगर ये फ़िक्रे के दरमियान में आएँगे तो यही रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएँगे। और उसके अलावा मैंने बताया था कि डब्ल्यूएच वाले वर्ड जो हैं ये अगर शुरू में आएँ तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, और अगर ये दरमियान में आएँगे फिर ये रिलेटिव प्रोनाउन्स होंगे। हैव यू सीन माय स्कार्फ? हैव यू सीन माय को अंडरलाइन किया, तो मैंने बताया था कि माय पर्सन के लिए, लेकिन ये पर्सन की पॉसेसिव केस है। माय स्कार्फ, मेरा, तो ये पॉसेसिव प्रोनाउन है और पर्सनल भी प्रोनाउन है, क्योंकि माय मेरा है तो पर्सन के लिए है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो क्या है? ये है पॉसेसिव प्रोनाउन। कहीं ये जो है ये पर्सनल प्रोनाउन भी आ सकता है, अगर पॉसेसिव की ऑप्शन नहीं है तो ये पर्सनल प्रोनाउन भी है। अब नाउन की पहचान मैंने आपको बताई है कि नाउन हमेशा किसी भी वर्ब से पहले आएगा, वर्ब के फौरन बाद आएगा, या फिर प्रीपोजिशन के बाद आएगा। और उसके अलावा फिर मैंने आपको ये बता दिया है कि टू से अगर टू के बाद वर्ब आएगा ये इन्फिनिटिव होगा। इंग फॉर्म जो है ये जेरेंड हो सकती है या प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है। उसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, जिसको हम फिजिकली जो है फिजिक्स के हवाले से हम उसको क्वांटिफाई या क्वालिफाई ना कर सके। फ्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस का कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है, कंडीशनल सेंटेंसेस का कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है। इन पर डिटेल्ड वीडियोस भी पड़ी हैं जिनमें मैंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर चूंकि क्विक रिवीजन थी इसलिए थोड़ा सा हमने उसको ब्रीफली डिफाइन किया है। और एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है, ये ध्यान में रख लें। कोई भी वर्ड जो है, जैसे ब्लैक कैट है, तो कैट एक नाउन है और ब्लैक जो है वो एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव नाउन से पहले आने वाला वर्ड जो होगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब आएगा एडजेक्टिव, वो फिर बाद में भी आ सकता है। यानी जैसे मैंने बताया था प्रिंसिपल, आप प्रिंसिपल के बारे में बता रहा है ऑफ माय स्कूल। ऑफ माय स्कूल जो है ये प्रिंसिपल के बारे में वर्डिंग है, लेकिन ये एक वर्ड नहीं, ये ज्यादा है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है। और जो एडजेक्टिव सिंगल वर्ड होगा वो नाउन से पहले आएगा, और जो उसके बारे में फ्रेज बोली जाएगी वो उसके बाद में आएगी, और प्रीपोजिशन से अमूमन जो है वो शुरू होगी। और प्रीपोजिशन से एडवर्ब फ्रेज भी शुरू होती है। आपने देखना ये है कि वो जो प्रीपोजिशन वाली फ्रेज है वो क्या नाउन को डिफाइन कर रही है या फिर वो किसी वर्ब को डिफाइन कर रही है। मसलन ही इज अ बॉय विद फुल माइट। अब माइट जो है वो या फुल पावर है। ही इज अ बॉय, अब बॉय के बारे में है। ही इज अ बॉय, बॉय नाउन है, विद फुल पावर। विद फुल पावर जो है ये अब यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है। ही हिट द बॉल, यहाँ पर हिट किया है विद फुल पावर। यहाँ पर विद फुल पावर जो है वो हिट के बारे में है कि उसने हिट विद फुल पावर लगाई है, तो यहाँ पर ये एडवर्ब फ्रेज होगी। तो आपने इसको डिलिबरेटली थोड़ा सा देख के समझ के फिर आपने चूज करना है। इसके अलावा इनके बारे में मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैंने हर एक ग्रामर के पोर्शन के बारे में वीडियो बनाई है, अगर आप उसको टाइम निकाल के देख सकते हैं तो देख लें, नहीं तो मैंने आपको एक क्विक रिवीजन दे दी है। और अगर इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन हो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूंगा। आप व्हाट्सएप करें, आप मुझे फ़ोन कॉल कर लें, वीडियो कॉल कर लें, मैं आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत के तमाम इम्तिहानों में कामयाब करे और आपके अच्छे नंबर आएँ, और उसके बाद फिर आपने मुझे बताना भी है कि आपके कितने एमसीक्यूज़ जो है वो ठीक हुए हैं और आपका पेपर कैसे हुआ है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।